हाँ तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, इस वाले फॉर्मूले को देखो, पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और आई क्या होता था, क्यू बाई टी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पी को ऐसे लिखे रहने दो, इसमें से टी की फॉर्म में लिखूँ, आंसर क्या हो जाएगा, ये क्यू बाई टी लिख सकता हूँ, क्यू बाई आई लिख सकता हूँ इसे, है ना। इसे अलग करके देखो तो टी को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्यू बाई आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और आई क्या चला जाएगा इस साइड, तो पी क्या आ जाएगा आपका, वी इंटू आई। तो वी की फॉर्म में आपका क्यू क्या आ जाता है, ओ पावर क्या आ जाता है, वी और आई की फॉर्म में। ये याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे देते कुछ हैं पूछते कुछ हैं, वो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। तो एक फार्मूला नहीं, आपको कई सारे फार्मूले बनाने भी आने चाहिए, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मान लो पावर निकालनी है आपको, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और करंट नहीं दे रखा, तो इसी से ही आप ड्राइव कर सकते हो ओम्स लॉ से। अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको यहाँ ले जाके समझाता हूँ। देखो, अगर पावर की मैं आपको, मान लो वी नहीं दे रखा, तो वी की जगह करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वी का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ से, वी इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू पुट करो, आई इंटू आर इक्वल टू या इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो एक और फार्मूला बन गया। अब इससे एक और फार्मूला बना सकते हैं। तीसरा फार्मूला क्या बनेगा, मान लो आपको करंट नहीं दे रखा, रेजिस्टेंस और वोल्टेज दे रखी है, तो क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को, आई का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू हमारा वी बाय आर निकाल सकते हैं हम, है ना भाई। तो पी क्या हो जाएगा आपका, वी इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ वी बाय आर, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तीन फॉर्मूले बन गए आपके, देखो तो, देखा जाए तो, देख रहे हो। तो बहुत इजी है बच्चे, इलेक्ट्रिकल पावर और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन नहीं पूछेंगे, कई बार पूछते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन एक ही मतलब है, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है W इक्वल टू पी इंटू टी, तो यहाँ पे वर्क डन होता था, लेकिन अगर क्वेश्चन में डाल दें वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो घबराना मत, उसका मतलब ही यही होता है, उसको ई फॉर्म लिख लो या और W फॉर्म करके लिख लो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कई बार। और अच्छा हाँ, इसकी यूनिट्स याद रखना, वर्क डन की भी जूल होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी जूल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है जो हम घर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी कमर्शियल यूनिट क्या होती है। जो बिल आता है आपका, अब उसमें लिखा होगा, आप देखते होगे पीछे यूनिट लिखा होता है, किलोवाट आवर, क्या होता है, किलोवाट आवर। इतने किलोवाट आवर आपने एनर्जी यूज़ करी, इतने किलोवाट एनर्जी यूज़ करी। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा 1 किलोवाट आवर, तो ये एक यूनिट हो गई, तो ये क्या कहलाती है, 1 यूनिट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं। जैसे आप बिल आता है कि इतनी यूनिट्स का बिल आया है, तो यूनिट का मतलब क्या है, इतनी किलोवाट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अगर मैं क्वेश्चन आ जाता है कि किलोवाट आवर को, इसको एनर्जी में जूल्स में कन्वर्ट करो, तो क्या होगा, करते हैं भाई, इसमें बहुत ईजी है। 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और आवर का मतलब कितना होता है, 3600 सेकंड होते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 टू पावर, कितने ज़ीरोज़ हो गए, 5 ज़ीरोज़, और इसको और छोटा करके लिखते हैं हम, क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें पॉइंट लगाता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर 6 जूल। अब ये इसमें हमने करा क्या है, जो किलोवाट का बेसिक यूनिट क्या होता है, पावर की वाट होती है, इसीलिए उसको कन्वर्ट करा उसके अंदर। और मैंने आवर की बेसिक यूनिट क्या होती है, मतलब टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो इसीलिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में। तो ये क्या हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल 1 किलोवाट
आवर या 1 यूनिट इन जूल, मतलब एक ही, ये पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चंस में। नेक्स्ट चलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर में करंट फ्लो करता है, आप देखते होगे कई टाइम बाद उसमें क्या होता है, वायर के अंदर करंट वायर हीट अप करने लग जाता है। तो ये कैसे होता है? अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या वर्क डन क्या होता है, P/T होता है ना, पावर इंटू टी। और पावर का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या V/I, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा ये V/I/T। अब मैं यहाँ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि आर क्या होता है, आर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो हम इसे रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखते हैं। तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी भी एक चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, वी को कन्वर्ट करते हैं, वी क्या हो जाएगा आपका क्या होता था ओम्स लॉ से, V=IR होता था। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा I/R। आई पहले से है और टी भी पहले से है, तो ये फार्मूला क्या बन गया, आप देख रहे हो, ये फार्मूला बन गया, ये इंटू हो जाएगा I²RT। और ये वर्क डन है। अब ये वर्क डन आया भाई, वर्क डन और हीट, मैंने बताया एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका मतलब एक ही रहता है। ये हीट भी एक एनर्जी है, वर्क डन भी एक एनर्जी है, और इसकी यूनिट्स भी सेम रहती हैं, ठीक है। इसकी यूनिट्स हमेशा, हीट की भी यूनिट्स क्या होती हैं, जूल ही होती है। तो फार्मूला क्या बन गया हमका, हमारा I²RT। मतलब अगर करंट जो हीटिंग होती है वायरिंग के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से? पहला फैक्टर क्या हो गया, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीटअप होगा वायर। तीसरा क्या है, टाइम, करंट कम हो, रेजिस्टेंस कम हो, लेकिन वो कंटिन्यूसली कई घंटों के लिए चलता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हीटअप करेगा। तो ये 3 उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सिंपल है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, बताया अभी, जूल, ठीक है, बहुत ईजी है। अब लास्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ, इसके न्यूमेरिकल्स में अभी बाद में कराऊंगा, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? पहला एप्लीकेशंस क्या है भाई, हीटिंग इफेक्ट। The heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances। जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होती है आपकी, इलेक्ट्रिक केटल होती है, जो कॉफ़ी बनाने वाली मशीन होती है, चाय बनाने वाली मशीन होती है इलेक्ट्रिक, वो उसमें यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, निक्रोम अलॉय यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है। निक्रोम अलॉय मैंने आपको बताया था, अलॉय क्या मिक्सचर्स ऑफ इम्प्योरिटी होती है और मेटल होते हैं, या उसके अंदर 2 मेटल डाल दिए जाते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो जाए, ठीक है। तो इसमें निकल अलॉय यूज़ करा जाता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होता है, दिख नहीं रहा होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई तो मतलब हीट भी हाई, और वही हमारा पर्पज़ है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, हीटिंग अप्लाइंसेस में। सेकंड आते हैं हम हीटिंग इन द हीटिंग यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। भाई जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता था, इसमें क्या होता है, क्या यूज़ करते हैं हम, टंगस्टन यूज़ करते हैं। जो पुराने बल्ब होते थे, अब तो नई नई वो आ गई टेक्निक, टंगस्टन यूज़ करते हैं। टंगस्टन का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ये अगर हीट अप होता चला जाता है, और हीट होने की वजह से ही ये लाइट एमिट करता है। जब कोई भी मेटल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो वो क्या करने, वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में, लाइट में, ठीक है, याद रखना। जो आप पहले बल्ब देखते थे, तो उसके अंदर क्या होता था, बल्ब के अंदर क्या डाल देते थे हम, टंगस्टन का बना होता था। इसके अंदर क्या डालते थे, इनर्ट गैस वगैरह डाल देते थे, जिसकी वजह से ये इसमें ऑक्सीडेशन ना हो उस टंगस्टन का, बट कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बल्ब ख़राब होने लगता है। और टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, क्वेश्चन आ जाए तो इसका रीज़न क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत, सुनो क्या होता है कि एक हम अप्लाइंसेस बनाते हैं, जैसे कि थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, रुको 1 मिनट,
ये मैंने एक फ्यूज़ बनाया, ठीक है। इसके अंदर जो वायर होती है वो क्या होती है, बहुत पतली वायर डाल देते हैं, मतलब जुड़ी होती है। इसका ये पतली होती है बाकी वायर के मुकाबले, बट इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बाकी वायरिंग के मुकाबले हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर हाई रेजिस्टेंस है तो अगर मान लो हम वायरिंग फ्यूज़ लगाते ही क्यों है, फ्यूज़ इसलिए लगाते हैं कि अगर वायरिंग के अंदर करंट बढ़ गया है ताकि आग ना लग जाए आगे चल के वायरिंग के अंदर, उससे पहले ही कनेक्शन टूट जाए। पहले ही कनेक्शन टूटने से क्या होगा, आगे की वायरिंग बच जाएगी, जो आग नहीं लगेगी। तो वो कैसे काम करता है फ्यूज़, उसके अंदर एक वायर होती है, छोटी पतली होती है, वो उसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से बाकी का वायरिंग में करंट सेम फ्लो कर रहा होता है, बट इसके अंदर फ्लो करने की वजह से ये ये इसका रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से ये हीट अप होने लगता है। और अगर ज़्यादा करंट फ्लो करने, मान लो करंट ज़्यादा आ गया तो ये क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने की वजह से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आगे के करंट फ्लो नहीं होगा, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाइंसेस सारे बच जाएंगे आपके। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। तो बहुत ईजी चैप्टर है, आपको इसको नेक्स्ट क्लास में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। थ्योरी हो गया सब्जेक्ट। बाय।